नमस्कार, हेरिटेज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है हमारी और मॉडर्न हिस्ट्री में तीसरी वीडियो है जिसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात कर रहे हैं और यूरोपीय कंपनियों में हम पुर्तगालियों के बारे में भी पढ़ रहे थे। और यह वीडियो जो है यह पुर्तगालियों के बारे में लास्ट वीडियो है, यानी पुर्तगाली यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डच। अगली जो वीडियो रहेगी वह डचों से संबंधित रहेगी। तो पुर्तगालियों के बारे में है कि पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, जिसमें हमने अगली पिछली वीडियो में बताया था कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की खोज की थी। वह भारत में उतरा था, यानी 1498 ईस्वी में भारत में उतरा। जमोरिन ने उसका स्वागत किया, कालीकट के बंदरगाह पर कप्पड़ गाड़ू नामक स्थान पर उतरा था। और इसके बाद वह भारत में कुछ दिनों तक रहा और वापस चला गया। और यहाँ से जो मसाला लेकर गया था, काली मिर्च और अन्य मसाले लेकर गया था, जितना आने जाने के खर्च उसके लगे थे उसके 60 गुना वहाँ पर उसको बेनिफिट मिले थे। इसी वजह से यूरोपीय कंपनियां भारत में बहुत तेजी से आई थी। तो पहली यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम देखेंगे। तो पहली यूरोपीय कंपनी जो थी वह पुर्तगाली थी। पुर्तगालियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पुर्तगालियों में पीछे हमने कई गवर्नरों के बारे में पढ़ा था। अल्बुकर्क तक पढ़ा था, जो इस पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक था, अल्बुकर्क। उसके बाद जो गवर्नर आएगा अल्बुकर्क का देखिएगा। अल्बुकर्क का जो समय था वह था 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक। और इसके बाद अगले गवर्नर के रूप में आएंगे नूनो डी कुन्हो, और इनका कार्यकाल रहेगा 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक। ठीक है, इनका कार्यकाल 1529 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक किसका कार्यकाल रहेगा? नूनो डी कुन्हो का कार्यकाल रहेगा। अल्बुकर्क के बारे में आपने पढ़ लिया, इसकी बहुत सारी उपलब्धियां थी जिसको हमने पिछली वीडियो में बताया था। अब हम देखेंगे इसके बारे में, यानी नूनो डी कुन्हो के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में, इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला जो गवर्नर है जिसका नाम है नूनो डी कुन्हो, जो पुर्तगाली गवर्नर के रूप में है, इसकी क्या क्या उपलब्धियां देखते जाए। नूनो डी कुन्हो, इनके बारे में हमको देखना है कि इन्होंने क्या किया था, इनके कार्य क्या क्या थे। तो पहली बात कि इन्होंने जो अपने प्रतिष्ठान थे, जो कंपनी थी, जो कह सकते हैं जो केंद्र बनाए थे, वो कोचिन को बनाए थे। कोचिन की स्थापना 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। इसको हमने बता दिया, वहां पर पहली फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी। अब जो नीनो डी कुन्हो है, या इसने सबसे पहला काम किया था 1530 ईस्वी में। देखिए इसका डेट है 1529 से 1538 तक। एक चीज इसमें भूल गए हैं कि आप देखेंगे कि इसके पहले अल्बुकर्क जो था, इसका कार्यकाल था 1509 से 1515 ईस्वी तक, और इसके बाद यही बैठा। ऐसा नहीं कि बीच में कोई दूसरा था, लेकिन इसके कार्यकाल में और इसके कार्यकाल में बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, एक बहुत ज्यादा गैपिंग है। और उस गैपिंग का कारण क्या था, पहले इसको जान लेते थे, हम आगे पढ़ते हैं। कि आपके मन में तो यह सवाल आएगा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था अल्बुकर्क के बारे में, तो उसका कार्यकाल था 1509 से 1515 ईस्वी तक। लेकिन यहाँ पर हम जब इसको पढ़ा रहे हैं तो इसका 1529 से, यानी होना तो चाहिए 1515 से, लेकिन यहाँ पर आया था यह 1529 से 38 तक। तो बीच में क्या हो रहा था, यह आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बीच, यानी जो 1515 से 1529 के बीच में जो कार्यकाल था उसमें क्या हो रहा था। तो इसको हम आपको बता दें कि इस कार्यकाल में यूरोप में इतने ज्यादा, यानी धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, रिलीजियस रेवोल्यूशन वहां पर चल रहा था वहां के लोगों में। और उसी कारण पूरे पुर्तगाली एकदम निष्क्रिय थे व्यापार के लिए, और किसी भी कार्य में उनका ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि पूरा व्यस्त कार्यक्रम यूरोप में चल रहा था। धर्म सुधार से संबंधित कार्यक्रम चल रहा था, यानी रिलीजियस रिवोल्यूशन वहां पर चल रहा था, धार्मिक क्रांति वहां पर चल रही थी। इसीलिए ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो जब इन सब चीजों से ये लोग निवृत्त हुए तो इन्होंने अपने अगले गवर्नर के रूप में पुर्तगालियों ने कुन्हो को भारत में भेजा। और इसका कार्यकाल कब था? 1529 से 1538 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, तो इसकी उपलब्धियां क्या है
यह सबसे पहले क्या करेगा कि अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित करेगा। यह बेहद अच्छा क्वेश्चन है कि किसने पुर्तगालियों के जो प्रतिष्ठान है उसके केंद्र को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था, तो वह कुनहो था। और कब स्थानांतरित किया था, तो 1 साल के बाद, यानी जब आया था उसके 1 साल के बाद, यानी 1530 ईस्वी में इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। इसके पहले अल्बुकर्क को देखेंगे, उसने गोवा को जीता था 1510 ईस्वी में। गोवा को जीता था, मलक्का को जीता था, होर्मुज को जीता था, जो मलाया प्रांत था उधर, ये सारे जीत कर एक अरब सागर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिए थे। वह गोवा 1510 ईस्वी में जीता गया था, जिसको अपनी राजधानी बनाया था उन्होंने कब, 1530 ईस्वी में। तो फिर से सुन लीजिए कि क्वेश्चन कभी पूछे कि गोवा को अपनी राजधानी पुर्तगाली कब बनाए थे, तो क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका 1530 ईस्वी में। किसने बनाया था, तो कुनहो ने बनाया था 1530 ईस्वी में, इसने इसकी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अब इसके कार्यकाल में जो घटना होगी, जो दूसरी जो घटना होगी, इसको हम देखते हैं कि 1537 ईस्वी में 1537 ईस्वी में पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस जानते हैं कि यूरोप में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में सोसाइटी ऑफ जीसस, इसी के कार्यकाल में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1537 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना हुई, और इसी कुनहो के कार्यकाल में यह सोसाइटी ऑफ जीसस को गोवा लाया गया था। इसकी एक शाखा कहाँ कार्य करने लगी, गोवा में भी स्थापित की गई थी। यह भी ध्यान रखना है कि गोवा में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना पेरिस में हुई, लेकिन एक शाखा उसकी आकर भारत में भी कार्य करने लगी थी। किस पुर्तगाली गवर्नर के समय, कुनहो के समय, नीनो डी कुनहो के समय यह कार्य करने लगी थी गोवा में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट घटना इसके साथ जो होगी, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में, इसके पहले जो बताए थे उसको भी ध्यान में रखना है, और इसको भी ध्यान रखना है। देखिए, इसी के समय गुजरात में अब देखेंगे 1529 से 1538 ईस्वी है, तो आप देखेंगे इस समय जो कार्यकाल था, वो अगर मुगल शासक की बात करें तो वह मुगल शासक कौन था, हुमायूं था। 1526 से 1530 तक बाबर का कार्यकाल था, उसके बाद हुमायूं का कार्यकाल था। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट एक ध्यान रखिएगा, उसी के समय हुमायूं ने भी उस बहादुर शाह से लड़ाई की थी, और उसी बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था, तो वहां की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। उसी बहादुर शाह की बात हम लोग कर रहे हैं। वह जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह एक अफगान शासक था, और इससे और प्लस इससे कुनहो से बसीन एक द्वीप है, इसी के लिए एक समझौता हो रहा था। बसवीन द्वीप के लिए एक समझौता हो रहा था, और वहां पर कुछ दीवार खड़ी करने के लिए या किला बनाने के लिए कुछ दोनों में झगड़ा हुआ, यानी बहादुर शाह के बीच में और कुनहो के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, और इसी नीनो डी कुनहो ने बहादुर शाह को समुद्र में, यानी अरब सागर में डुबाकर मार डाला। ये क्वेश्चन भी पूछता है, बहादुर शाह की मृत्यु कैसे हुई, अरब सागर में डुबाकर उसको मार दिया, किसने, पुर्तगालियों ने। ठीक है, उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर कौन था, कुनहो था। यह चीज है, इसके सामने महत्वपूर्ण घटना यह है। अब देखिएगा अगला जो आएगा, जो गवर्नर के रूप में, उसको हम लोग देखते हैं। ये अगले गवर्नर के रूप में जो आएगा, छोटे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी उपलब्धियां हैं इनकी, कि अगले गवर्नर के रूप में जो आएगा उसका नाम था मार्टिन डिसूज। ये आया था 1542 ईस्वी में, और इसी के साथ एक संत आए थे, यानी जो ईसाई धर्म से, कैथोलिक धर्म से एक संत थे, जिनका नाम था सेंट जेवियर। आप देखेंगे बहुत से कॉलेज, बहुत से चर्च इन्हीं के नाम पर है, सेंट जेवियर्स इनके साथ आए थे। ठीक है,
किसके साथ? मार्टिन डिसूज के साथ सेंट जेवियर्स आए थे और उन्होंने पहली बार भारत में पहला चर्च स्थापित किया था। ठीक है, किसके समय? मार्टिन डिसूज के समय। किसने स्थापित किया था? इसी सेंट जेवियर्स ने गोवा में पहला चर्च स्थापित किया था। अगर पहली मस्जिद के बारे में आप देखेंगे तो पहली मस्जिद भारत में कौन स्थापित किया था? क्योंकि पहले भारत में ब्राह्मण धर्म था, यानी हिंदू धर्म था, और जब अनेक धर्म के लोग भारत में आए थे तो उन्होंने अपने पूजा पाठ के लिए, आराधना के लिए अपने देवता, जिसको जो भी जिस भाषा में जो कुछ अल्लाह कह सकते हैं या फिर गॉड कह सकते हैं, जो भी, उनके आराधना के लिए एक स्थान बनाए थे। अगर इस्लाम धर्म के लोग हैं तो वह मस्जिद, ईसाई धर्म के लोग हैं तो वह चर्च, और धर्म के लोग हैं तो अलग अलग सबका कहा जाता है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, सब अलग अलग। तो पहली मस्जिद जो बनी थी वह किसके समय? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। ठीक है, वह मस्जिद कौन थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, वह दिल्ली में बनाई गई थी। ठीक है, पहली मस्जिद वहां पर थी। और पहले चर्च की अगर बात करें तो पहला चर्च भारत में कहाँ बना था? गोवा में। गोवा में प्रथम चर्च बनाया गया था। ठीक है, पहला चर्च बनाया गया था। और किसके द्वारा बनवाया गया? सेंट जेवियर्स के द्वारा। और यह किसके साथ आया था? मार्टिन डिसूज के समय आया था। यह बहुत दिनों तक कार्य नहीं किए, 1542 ईस्वी में आया था, और उनका बहुत ज्यादा इनकी कोई उपलब्धि नहीं थी। चलिए, अगले जो गवर्नर हैं पुर्तगालियों के, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे और यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि जो कैथोलिक आए थे, या कह सकते जो फादर आए थे अकबर के समय, दो आए थे लोग विदेशी जो अकबर से मिलने के लिए आए थे, वह किसके समय थे? तो उसको हम लोग देखेंगे। उनका एंटोनियो द नोरहो। ठीक है, एंटोनियो द नोरहोन, यह एक अगले गवर्नर के रूप में भारत में आए थे। यानी मार्टिन डिसूज के बाद यह नोरहो भारत में आए थे, और इनके समय जो कार्य होगा कि इन्हीं से, एंटोनियो द नोरहो से, देखिए इनका जो अधिकार था पुर्तगालियों को पूरे अरब सागर पर था, और इन्होंने ही कार्टेज अरबेडा प्रणाली लागू की थी। पुर्तगालियों ने ही कार्टेज अरबेडा प्रणाली पुर्तगालियों ने ही लागू की थी। ठीक है, तो इसको देखना है कि यह क्या है, अरमेडा प्रणाली क्या है। तो इसमें क्या हुआ था कि अस्त्र शस्त्र के साथ सागर समुद्र में जो व्यापार करते थे उसकी बात कर रहा है, और यह लोग जिसको परमिट देते थे पुर्तगाली लोग, वही अरब सागर में व्यापार करता था। और इसी गवर्नर से अकबर ने, जो बादशाह अकबर था, बादशाह अकबर ने अरब सागर में व्यापार हेतु परमिट प्राप्त किया था। यह भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, किससे प्राप्त किया था। यानी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बादशाह अकबर ने किस पुर्तगाली गवर्नर से अरब सागर में व्यापार हेतु परमिशन, ठीक है, आज्ञा किससे प्राप्त किया था? तो यही था, एंटोनियो द नोरहो से ही उसने परमिट प्राप्त किया था। इसको ध्यान में रखना है, यह क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है बन भी जाए। तो बादशाह अकबर के समय कौन था? नोरहो था, और इसी से अकबर ने परमिट प्राप्त की थी कि भाई हमको परमिट दीजिए, हम भी अरब सागर में व्यापार करेंगे। और उन्होंने अरब सागर में व्यापार का परमिट प्राप्त की थी, व्यापार की परमिट प्राप्त की थी, और लाल सागर तक मुगलों का व्यापार चलता रहा। ठीक है, जो अगली उपलब्धि रहेगी इनकी, इन्हीं के कार्यकाल में, यानी दो कैथोलिक रहेंगे, फादर एक्वा वीवा और फादर मानसरेट या मानसराट। दो फादर गए थे, दो कैथोलिक जो संत थे,
ये किसके दरबार में गए थे? अकबर के दरबार में। किसके द्वारा भेजे गए थे? एंटोनियो द नोरोहो के द्वारा भेजे गए थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्वावीवा और फादर मोंसराट किस मुगल शासक के दरबार में गए थे? तो समझ लीजिएगा कि ये जिसके साथ थे, जिसके कार्यकाल में उस समय कौन था? यानी अकबर था मुगल शासक, और पुर्तगाली गवर्नर कौन था? एंटोनियो दो नोरोहो। और इन्होंने ही अकबर के दरबार में भेजा था कि जाइए आप लोग अकबर से मिलिए और ईसाई धर्म यानी कैथोलिक धर्म के बारे में उनसे चर्चा कीजिए। और यह क्वेश्चन पूछता है कि जो मानसरेट थे और जो एक्वावीवा थे, यह लोग अकबर से कहाँ मिले थे? अकबर से किस दरबार में मिले थे? क्योंकि अकबर का देखिए आगरा का भी उनका दरबार था, आगरा के किले को अकबर नहीं बनाया था, तो यह लोग मिले थे अकबर से कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में यह लोग उसके दरबार में मिले थे। ठीक है, यह क्वेश्चन बन सकता है कि यह लोग किस दरबार में गए थे? तो फतेहपुर सीकरी में उनसे मिले थे अकबर से, और उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में उससे चर्चा की, अपना प्रस्ताव रखा। अकबर माने या न माने वो अलग चीज है। ठीक है, तो यह जो समाप्त हुआ कि अकबर के समय अपना पक्ष रखा था, माने या न, ये तो हो गया पुर्तगालियों के गवर्नर के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, अल्मीडा थे, अल्बुकर्क थे, इधर देखेंगे कुनहो थे, ये मानसरेट जिसके कार्यकाल में थे यानी नोरोहो थे, जो प्रमुख रूप से थे। ये इनका कार्यकाल हुआ और धीरे धीरे पुर्तगालियों का हास होता गया, पतन होता गया, और यह समय भारत से पलायन कर गए। कहाँ चले गए? ब्राजील चले गए। तो उसको हम देखते हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण। अभी युद्ध होगा जब अंग्रेजों को भी पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों के पतन के कारण। इनके पतन के कारण क्या थे? ठीक है, पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे? इनका भारत से पलायन क्यों? लगभग 100 साल तक यानी 100 साल तक यह भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किए थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ? अचानक से क्या, धीरे धीरे यह लोग पतन की ओर चले गए, यानी भारत से इनका मोह भंग हो गया और यह लोग चले गए। इसके कई कारण थे, और प्रमुख कारण के रूप में पहला हम देखें तो इसका पहला कारण क्या था कि जो अल्बुकर्क के बाद अयोग्य गवर्नर का होना। ठीक है, अल्बुकर्क के बाद अयोग्य गवर्नर। अब जानते हैं अल्बुकर्क ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी। हमने कहा था कि इसने गोवा को भी जीता था। गोवा को यहां पर आप देखेंगे होर्मुज की संधि यानी होर्मुज बंदरगाह, इधर देखेंगे मलक्का। यह जीत कर आप कह सकते हैं पूरे अरब सागर पर आधिपत्य स्थापित किया था पुर्तगालियों का। किसने? अल्बुकर्क ने स्थापित किया, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा गवर्नर नहीं बना जो उसकी भांति कार्य कर सके, यानी अल्बुकर्क की भांति कोई भी ऐसा गवर्नर नहीं बना जो कार्य कर सके। जो अगला पॉइंट है इसके बारे में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार। जो पुर्तगाली कंपनी थी इसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे थे। ठीक है, भ्रष्टाचारी इसमें पनप गए थे। अब जानते हैं कि भ्रष्टाचार नामक दीमक जिसको यहाँ लग जाता है वह व्यवस्था पूरी की पूरी क्या हो जाती है? ध्वस्त हो जाती है। तो भ्रष्टाचार भी इसमें था, और इसके बाद था इक्विजन न्यायालय की स्थापना। यह क्या है इसको जानना है। ठीक है, इक्विजन न्यायालय क्या था इसको जानना है कि यह एक प्रकार का ऐसा न्यायालय पुर्तगालियों ने स्थापित की थी जो केवल भारतीयों पर था। ठीक है, और इस न्यायालय का कार्य था सजा दिलाना। लेकिन किसको सजा दिलाना उसको पहले जानिए कि भारत में जितने भी मुस्लिम और हिंदू कैथोलिक धर्म अपना लिए थे, ठीक है, जितने भी मुस्लिम थे और हिंदू थे कैथोलिक धर्म अपना लिए थे, अगर पुनः वह अपने धर्म में वापस चले गए तो उनको इसी न्यायालय के द्वारा सजा दी जाती थी। इस इक्विजन न्यायालय के द्वारा सजा दी जाती थी। इसकी वजह से भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ यानी गुस्सा उत्पन्न हुआ, और उन्होंने पुर्तगालियों के प्रति अब मतभेद उत्पन्न हो गए। धीरे धीरे मनमुटाव होता गया और पुर्तगालियों को पसंद नहीं करते थे। इसके बाद है कि मुगल बादशाह का प्रतिरोध। मुगल बादशाह का प्रतिरोध
ठीक है। मुगल बादशाह का प्रतिरोध, तो एक देखिएगा, एक वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी था, वेस्ट, ठीक है, और 1611 ईस्वी में एक वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी था, और इस वेस्ट ने पुर्तगाली जहाजी बेड़े को पराजित कर दिया, ठीक है। और इस समय जो मुगल शासक था वह कौन था? जहांगीर था। देखिए 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और अकबर के बाद जो गद्दी पर बैठने वाला था वो कौन था? जहांगीर था। इस समय जहांगीर था, और जहांगीर ने देखा कि जो अंग्रेज का एक छोटा सा अधिकारी जो था, इसने पुर्तगालियों के जल बेड़े यानी उसकी जो नौसेना थी उसको पराजित कर दिया। और जहांगीर को कॉन्फिडेंस, विश्वास हो गया कि पुर्तगाली कमजोर हैं और बहादुर कौन है? अंग्रेज हैं। यानी जो मुगल शासक थे उनका ध्यान अंग्रेजों की तरफ ज्यादा हो गया, पुर्तगालियों की तरफ कम हो गया, ठीक है। तो यह अभी एक कारण बना भारत से उनके पलायन का। अगला जो कारण था कि इनको ब्राजील की जानकारी हो गई, ब्राजील की जानकारी हो गई थी, ठीक है। दक्षिणी अमेरिकी राज्य है, एक देश है ब्राजील, और यह लोग ब्राजील की तरफ अपना ज्यादा ध्यान लगाने लगे, और भारत से यह पतन का एक कारण था। एक कारण और था लूटपाट व अपहरण, यह भी एक कारण था भारत में पतन का कारण, ठीक है। यह लूटपाट करते थे। किनसे करते थे? जो व्यापारी सुबह जाते थे मार्केट में अपनी वस्तुओं को बेचकर, जब शाम को वापस आते थे अपने घर के लिए, तो यह लोग रास्ते में, यानी पुर्तगाली जो थे, रास्ते में उन व्यापारियों से लूटपाट करते थे। और ये जितने भी व्यापारी थे वह भारतीय थे, अरबी थे, उनसे पुर्तगालियों का कोई लेना ना, केवल पैसा, मनी। और इसी वजह से यह लोग चले गए। अपहरण भी यह लोग करते थे। और किसका अपहरण करते थे? परिवार में जो भी कमाऊ व्यक्ति होता था, जो भी व्यक्ति जो परिवार में कमाता था, उसी का ये लोग अपहरण करते थे और बदले में पैसे की डिमांड करते थे। यह सब कारण बना पुर्तगालियों के भारत से जाने का, ठीक है। और मुख्य कारण अंग्रेजों का प्रभावित, यानी ज्यादा प्रभावी हो जाना, भारत में पुर्तगालियों को जाने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। तो यह कई कारण पतन के। अल्बुकर्क के बाद अयोग्य गवर्नर, अल्बुकर्क के बाद उसके अयोग्य गवर्नर, इसमें भ्रष्टाचार का होना, एक्विजिशन न्यायालय की स्थापना, मुगल बादशाह का प्रतिरोध, ब्राजील की जानकारी, लूटपाट और अपहरण, यह सब कारण बने थे पुर्तगालियों के पतन के। देखिए जब तक आए थे ये लोग भारत में, 100 सालों तक ये भारत में बिना विवाद के यह लोग भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किए थे। लेकिन इनका भी पतन निश्चित था, और इनका पतन भी हो गया, और यह लोग भारत से चले गए। और भारत से कहां अपना चले गए? ब्राजील चले गए, ठीक है। तो पतन के कारण अब यह बच गया। इनकी उपलब्धियां क्या थी इसके बारे में पढ़ के अब हम लोग पुर्तगालियों को समाप्त करेंगे। इसके बाद डच पढ़ेंगे, अंग्रेज पढ़ेंगे, समय लगेगा, थोड़ा धीमा पढ़ेंगे हम लोग। अब उपलब्धियां इनकी क्या थी? उपलब्धियां इनकी क्या थी, यानी किसकी उपलब्धियां? पुर्तगालियों की क्या उपलब्धियां थी? अब देखेंगे ये भारत में फसलें लाए थे, फसल, क्रॉप, क्या फसल लाए थे? क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी फसल में ये लोग योगदान दिए थे अपना, इनके द्वारा कौन सी फसल भारत में लाई गई थी, इसको हम देखेंगे। तो फसलों में देखेंगे कि कौन सी फसलें थी, फसल। और फसलों में देखेंगे तंबाकू, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, तंबाकू। तंबाकू भारत में किसने लाया था? पुर्तगालियों ने ही लाया था, ठीक है। तंबाकू के बाद टमाटर, टमाटर जो आप लोग सेवन करते हैं, टमाटर भी भारत में पुर्तगालियों की ही देन है। तंबाकू हो गया, टमाटर हो गया, काजू जो आप ड्राई फ्रूट्स के रूप में लेते हैं, काजू, मक्का, यह सब जितने भी फसलें थी, यह तंबाकू हो गया, टमाटर हो गया, काजू हो गया, मक्का हो गया, यह सब पुर्तगालियों की देन थी भारत में, ठीक है। यह पुर्तगाली ही भारत में लाए थे। अब देखिए और इनकी क्या उपलब्धियां थी? इन्होंने भारत में कलम विधि का सृजन किया था। कलम विधि क्या होती है? कलम विधि की अच्छी क्वालिटी के जो पौधे नहीं होते हैं उनको अच्छी क्वालिटी के पौधों से चिपका दिया जाता है। जो घटिया क्वालिटी के होते हैं और अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं, दोनों की। मान लीजिए एक अच्छी क्वालिटी का इधर पेड़ है,
पौधा है और इधर भी एक घटिया क्वालिटी का पौधा है और एक की डाली को इसके साथ चिपका दिया जाए। और फिर बाद में आप देखे होंगे, नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, यह कलम विधि जो थी यह किसकी देन थी? पुर्तगालियों की ही देन थी, पुर्तगालियों की ही देन थी। ठीक है, यह पुर्तगालियों की देन थी कलम विधि। और कलम विधि किस पर अपनाए थे? आम पर, मैंगो, आम पर यह लोग कलम विधि अपनाए थे। ठीक है, आम की जो फसल है उसी पर यह लोग अपनाए थे। और इनके द्वारा जो आम की 3 प्रजातियां लाई गई थी, ठीक है, आम की इनके द्वारा 3 प्रजातियां लाई गई थी। आवर लेडी, आवर लेडी एक यह आम की प्रजाति है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछे आवर लेडी किसकी प्रजाति है, तो आम की प्रजाति है। अगला देखेंगे अल्फांसो, अल्फांसो अल्बुकर्क के बारे में भी आप जानते हैं। तो यह अल्फांसो जो आम की प्रजाति है यह किसकी देन है? पुर्तगालियों की ही देन है। इसके बाद है जुबानी परेरा, जुबानी परेरा, यह भी एक आम की प्रजाति है और इसको भी किसने लाया था? पुर्तगालियों ने ही लाया था। यह उपलब्धि हो गई फसलों से संबंधित। ठीक है, अब देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई और भारत में कब आई, कहां हुई पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तो इसको हम जानेंगे प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का मतलब जो कागज पर छपाई की जाती है, जो किताब है चाहे जो भी आप देखेंगे शादी का कार्ड है, जो भी, प्रिंटिंग प्रेस का मतलब जो न्यूज़पेपर है जो छपाई की जाती है उसको प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है। भारत में यह कब आई, इसके पहले वह कहाँ स्थापित हुई थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग यानी जर्मनी में 1540 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जर्मनी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1540 ईस्वी में। ठीक है, और भारत में यह कब आई? 1556 ईस्वी में यह भारत में कहां स्थापित की गई थी? गोवा में। प्रिंटिंग प्रेस जो थी वह गुटेनबर्ग में स्थापित की गई थी यानी जर्मनी में। कब? 1540 ईस्वी में। जब भारत में आने की बात करेगा तो यह कब? 1556 ईस्वी में कहां पर स्थापित की गई थी? गोवा में, क्योंकि गोवा इनका केंद्र था, गोवा में स्थापित की गई थी। यानी प्रिंटिंग प्रेस भी किसकी देन है? पुर्तगालियों की ही देन है। फसलों में आप देखेंगे तंबाकू है, टमाटर है, मक्का है, काजू है, यह सब किसकी देन है? पुर्तगालियों की ही देन है। तो इसको हम लोग देखेंगे। प्रिंटिंग प्रेस हो गया। अब देखिए कि और इन्होंने क्या किया था, इनकी और उपलब्धियां क्या थी? इनकी और उपलब्धियां थी भारतीय मसालों को, भारतीय मसालों को भारतीय मसालों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना। ठीक है, पुर्तगालियों की ही देन थी कि जो भारतीय मसाले थे, मसाला प्रांत के नाम के आप जानते हैं केरल, तो जो भारतीय मसाले थे इनको अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर अगर किसी ने पहचान दिलवाई तो किसने दिलवाई? पुर्तगालियों ने दिलवाई थी। ठीक है, क्योंकि इनको भारत में आने का सबसे मेन मकसद था मसाला का व्यापार करना। और मसाला में सबसे ज्यादा इनको क्या पसंद था? काली मिर्च। ठीक है, तो इन मसालों को प्राप्त करने के लिए ये लोग भारत में आए थे। और जब इस मसाले को विदेश में ले जाकर बेचे यानी यूरोप में और कंट्रियों में बेचे तो इसकी पहचान है भाई कहाँ से आया? भारत से आया, भारत से आया। इस तरह करके भारत की एक पहचान मसाला देश के रूप में पूरे विश्व में फैल गई। ठीक है, इसके बाद कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार, कैथोलिक धर्म का भारत में प्रचार, भारत में प्रचार। ठीक है, कैथोलिक धर्म जो ईसाई धर्म से रिलेटिव था उसमें कुछ संशोधन क्या क्या हुआ था तो उसका प्रचार भारत ने किया था। और इम्पोर्टेंट करके इसको जान लीजिए। अगला जो पॉइंट बता रहे हैं, लास्ट जो पॉइंट है कि इसने कुछ सिक्के चलाए थे, पुर्तगालियों ने कुछ सिक्के चलाए थे और उन सिक्कों का नाम क्या था इसको आप लिखने जा रहे हैं, इसको देखते जाइए, नोट कर लीजिए। क्रूजिडो, क्रूजिडो एक सिक्का था। दूसरे सिक्के का नाम था रेस, तीसरे सिक्के का नाम था डुकेट,
और फ्लोरीन। फ्लोरीन, यह 4 प्रकार के सिक्के पुर्तगालियों ने चलाए थे। इसको बिल्कुल याद करना है सिक्कों को। अगर कभी आपके सामने आ जाए कि डुकेट क्या है या रेस क्या है या क्रूजिडो क्या है या फ्लोरीन क्या है, यह पुर्तगालियों के द्वारा चलाया गया सिक्का है। ठीक है, यह हो गई पुर्तगालियों की देन भारत में कि पुर्तगालियों ने क्या क्या किया था, भारत में अपने आप को कैसे स्थापित किए और भारत से कैसे जाएंगे। ठीक है, फिर डच आएंगे। डच जो थे नीदरलैंड या हॉलैंड जो देश है वहां से आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, उसका थोड़ा सा पढ़ना है। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है, फिर फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यह 3 है। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि जैसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए हमको उसको पार्ट में बांट बांट के पढ़ाना पड़ता है, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप भी उबन महसूस करेंगे। छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आप पढ़ना भी पसंद करेंगे। तो इसलिए हमने एक टॉपिक को कई भागों में बांट बांट के, और सभी वीडियो क्रमशः मिलेगी। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट में जो भी है, जो हमारे सब्सक्राइबर है वो भी और जो नहीं है वो भी, सब वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में आप इसको खोज सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और इसको आप मन से पढ़ेंगे और अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।